तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, उसका नेचर क्या है। तो जब भी, अब ध्यान रखना, पूरी 12th के लिए, जिंदगी भर के लिए, कभी भी आपसे कोई पूछे ना कि इस अकाउंट का नेचर क्या है, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। जब भी किसी अकाउंट का नेचर पूछे ना एग्जाम में, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो आपको आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, इट इज अ रियल अकाउंट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आएगी याददाश्त, वापस आएगी धीरे धीरे, बट प्लीज कुछ चीजें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बेवकूफ़ी होगी अगर हम उनको वीक रहने देंगे। 10-10 मिनट की चीज़ें होती हैं, रिवाइज करके ख़त्म करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, किसी भी चीज़ में आ जाएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट। तो फिलहाल रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की बात हो रही है। इसका नेचर क्या होता है? इट इज एन एसेट एज पर द मॉडर्न अप्रोच, रियल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो एग्जाम में क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द नेचर, तो आपका आंसर है इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट साइड पे हमें क्या दिखाना होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है। ऑल्दो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखते नहीं है, ठीक है ना, बट लेफ्ट हैंड साइड रिसीट्स, राइट हैंड साइड पेमेंट्स। नेचर, पहला पॉइंट, नेचर रियल अकाउंट। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, अब बेसिस, एक चैप्टर था ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, तो जो है ना ऑन व्हाट बेसिस इज दिस अकाउंट प्रिपेयर्ड, तो वो आपसे पूछना है कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस। अगेन 11th की बात थी, तो कैश बेसिस में क्या होता है कि जब पैसे एक्चुअली रिसीव हो जाएंगे तब इनकम मानी जाएगी, जब एक्चुअल पैसे पेमेंट हो जाएगी तब एक्सपेंस माना जाएगा। अक्रूवल बेसिस क्या कहता था? अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, मतलब जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाया जाएगा, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने जनवरी में सेल्स करी, पैसे आपको अप्रैल में आ रहे हैं, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से आप जनवरी में ही सेल्स दिखा चुके होगे, पैसे अप्रैल में आ रहे हैं, तो कैश बेसिस अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो फिर आप अप्रैल में सेल्स दिखाओगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, रेवेन्यू रिकग्निशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, अगेन अगर छोड़ के आए हो तो उनको रिवाइज कर लेना, काम आएंगे। तो बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ट्रांजैक्शन व्हिच हैव बीन रिसीव्ड और पेड इन कैश आर शोन इन द अकाउंट। सारे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आएंगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी। एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स में नहीं होगी। जो पैसे दे दिए वो पेमेंट है, जो पैसे आ गए वो रिसीट है। डेबिट साइड, इन द डेबिट साइड अमाउंट्स रिसीव्ड, तो बताया ना डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट साइड पे क्या? अमाउंट्स पेड। तो नेचर, बेसिस, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट। अब जब 11 स्टार्ट हुई थी तो मैंने कितनी ज्यादा टाइम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब चीजों पे बड़ी सारी डिस्कशन करी थी, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी काम आता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा आया था तो फिर से डिफरेंशिएट करा गया था कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम। एक बारी जल्दी से, वो क्योंकि इतना सुन चुके हो तो जल्दी से एक बारी आपका रिवाइज कराता हूँ कि कैपिटल आइटम क्या थे और रेवेन्यू आइटम्स क्या थे।
ध्यान से देख, अगर एक्सपेंडिचर था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था। एक क्विक रीकैप, बहुत ज्यादा काम आएगा इस चैप्टर में, किसी में भी आएगा, ये तो वैसे ही आपको टिप्स पे होना चाहिए, बट जल्दी से। एक्सपेंडिचर, any expenditure which gives us long term benefit, any expenditure incurred on acquisition of assets is a capital expenditure. कोई भी आपने खर्चा किया जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा होगा तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। any expenditure on consumption of goods and services, the benefit of which is exhausted within 1 year, एक साल के अंदर अंदर अगर उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या एग्जांपल्स थे, एसेट्स परचेज्ड, लैंड बिल्डिंग प्लांट सभी कवर हो गया ना, फर्नीचर को ही आप एसेट परचेज कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब डे टू डे एक्टिविटीज कि आपने सैलरीज पे करी, रेंट पे करा, इंटरेस्ट पे करा, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करे, कुछ भी खर्चा, any expenditure the benefit of which gets exhausted within 1 year, स्टेशनरी खरीदी, कुछ भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद आ गया? कोई डाउट? एनीवन? नो डाउट? डाउट है कि नहीं है? नो सर। ओके, नेक्स्ट एक जल्दी से रिसीट्स का भी रिकैप कर लेते हैं। एक होती थी कैपिटल रिसीट्स और एक होती थी रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, रिसीट्स मतलब पैसा आ रहा है, कह रहा पैसा आया, आपने कमाया, या कोई लोन है या कोई लाइबिलिटी है या आपने अपना कोई एसेट ही बेच दिया, पैसा आया। पैसा आने की वजह से या तो आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या फिर आपने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, मेरा फर्नीचर था मैंने बेच दिया, उससे जो पैसा आया वो मेरी इनकम नहीं है, उसके लिए काम कहाँ किया मैंने, अपना एसेट डिस्पोज ऑफ किया। तो कैपिटल रिसीट्स दो टाइप की होंगी, वन विच क्रिएट्स अ लायबिलिटी, तो यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका एग्जांपल होता है डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक डोनेशंस कहते हैं उसे, डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, सनवीर ने किया डोनेशन, कह रहा ये लो डोनेशन, मेरी तरफ से एक शूटिंग का टूर्नामेंट कराना। अब डोनेशन तो आई, रिसीव, पैसे तो रिसीव करे, बट उसने एक पर्पस असाइन करा है, तो इट इज नॉट माई इनकम, इट इज माई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मेरे को किसी के पैसे वापस करने हैं, नो, कह रहा मेरे को पैसे वापस नहीं चाहिए, बट इन पैसों को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हो। तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपके पास पैसे आए हैं तो आपकी इनकम नहीं, आपकी लाइबिलिटी मानी जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको क्या कैपिटल रिसीट माना जाएगा, डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो इट ईदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और reduces an asset, reduces an asset, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सेल ऑफ कोई भी ओल्ड एसेट, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी, तो ये आपकी कैपिटल रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स, ना तो पैसा आया, पैसा आने से ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा। तो इसके एग्जांपल आपकी सब्सक्रिप्शंस, जो मंथली सब्सक्रिप्शंस आती हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शंस आती हैं, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशंस, किसी ने बस डोनेशन दिया ना, ठीक है जो आपने करना है करो, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो जनरल डोनेशंस आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा। मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में
जब जब एक कोई आइटम एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई भी आइटम अंडरस्टैंड करना है तो आपको इवेंचुअली ये समझना पड़ेगा कि ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है, क्योंकि जो सारा क्लासिफिकेशन होगा ना कि कौन सी चीज रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाएगी, कौन सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, वो इसी बेसिस पे जाएगी कि कौन सा रेवेन्यू आइटम है, कौन सा कैपिटल आइटम। तो आएगा अभी आगे। अभी तो बस आपको वो ये बताना चाहते हैं कहाँ से इतनी कहानियां हमें सुननी पड़ी कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कैपिटल आइटम भी आते हैं, रेवेन्यू भी आते हैं। जब डिफरेंशिएट ही नहीं करना था फिर इतनी कहानी क्यों? कैपिटल आइटम भी आ रहे हैं, रेवेन्यू भी आ रहे हैं, फिर तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो भी पैसे रिसीव कर रहे हो आप दिखा ही रहे हो रिसीट्स में, चाहे वो एसेट बेच के आया हो तो भी रिसीट साइड पे आएगा, चाहे किसी ने डोनेशन जनरल दी हो तो भी वो रिसीट साइड पे आएगा, चाहे किसी ने स्पेसिफिक डोनेशन दी हो तो भी वो रिसीट साइड पे आएगा। बेटा अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कैपिटल भी आ रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है। नेक्स्ट जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे उसमें हम सीखेंगे उसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं। तो पता होना चाहिए ना कि जहां कैपिटल और रेवेन्यू आ रहे हैं उसी में से ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से कैपिटल है कौन से रेवेन्यू है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो सारे आइटम्स आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा। It shows all receipts and payments whether they are of revenue nature or capital nature। इन्होंने तो बस एक लाइन में बता दिया, तो आपको ये रिकॉल करना जरूरी था कि कैपिटल नेचर आइटम्स कौन से थे और रेवेन्यू नेचर आइटम्स कौन से थे। Receipts and payments record both capital and revenue items। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीरियड, अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट जो ऑलरेडी आ चुका है उसी पे ही बेस्ड है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, कि जब कैश आया तो रिसीट्स में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कैश, आपसे क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ, सही शार्प आंसर देंगे, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ मैं, अप्रैल में मैं चैरिटेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, बताइए आपको अप्रैल में कुछ फीस आई, अप्रैल में कुछ फीस आई, वो उन स्टूडेंट्स की थी जिनकी मार्च की ड्यू थी। सही आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। अप्रैल में मैंने कुछ फीस रिसीव करी कुछ स्टूडेंट्स की जिनके ड्यूज चल रहे थे मार्च के, अप्रैल में रिसीव करी मैंने। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अप्रैल में आएगी या मार्च में? सही सर मार्च में। पैसे कब रिसीव करे मैंने? अप्रैल। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में मार्च में आएगी या अप्रैल में आएगी? सर अप्रैल। मार्च या अप्रैल? अप्रैल सर। श्योर? हाँ जी। करेक्ट, जब पैसे रिसीव करे तब आएगी। क्लियर है? अब अप्रैल में मुझे किसी बच्चे ने पूरे साल के पैसे दे दिए, कह रहे सर ये रोज रोज की चिक चिक हमें पसंद नहीं, पकड़ो संभालो। अब अप्रैल में पैसे रिसीव करे, लेट अस अज्यूम मैं मंथली बनाता हूँ, यूजली तो एनुअली बनते हैं, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल से मैं मंथली बनाता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रैल में मुझे पैसे आए पूरे साल के, लेट अस अज्यूम 1000 पर मंथ है, आपने मुझे 12,000 दे दिए अप्रैल में पूरे साल के, हर महीने के 1000 1000 1000। अब मैं जो 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था वो तो अक्रूवल बेसिस पे बनता था, तो उसमें मैं दिखाता था कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 12,000 में से 11,000 माइनस कर दो, 1,000 आपकी इनकम है, वो था 11th प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात करता हूँ, सही आप ही बताएंगे। मैंने 12,000 रिसीव करे पूरे साल के लिए, अप्रैल में कितनी रिसीट मानी जाएगी? 12,000 या 1,000? अप्रैल से सिर्फ 1,000 रिलेट करता है, 1,000 पर मंथ था, किसी ने मुझे 12,000 दे दिए, सर 12,000 ही होगा। पूरी की पूरी रिसीट्स आएगी। हाँ। पॉइंट, कंक्लूजन, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जब आप पैसे रिसीव कर रहे हो तब दिखाओगे द मनी रिसीव्ड मे रिलेट टू एनी पीरियड। अगर आपके अप्रैल के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अप्रैल से रिलेट करता है। कह रहा है हो सकता है वो अप्रैल के हो, बट वो मार्च के भी हो सकते हैं, मई के भी हो सकते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ये नहीं बता रहा कि उस मंथ की या उस पीरियड की रिसीट्स कितनी है, वही बस उस पीरियड की इनकम कितनी है, वही बता रहा है कि पैसे कितने हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, पीरियड। Receipts and payments account, it shows
all cash and bank transactions, whether it relates to current, previous or succeeding accounting periods. कह रहा है पिछले साल के पैसे अब आए तो भी करंट ईयर के रिसीट्स में आएंगे, अगले साल के पैसे अब आए अगर अब आए तो भी करंट पीरियड के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएंगे. The transaction may relate to any period. कोई भी डाउट अभी तक? No, sir. ओके. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस. रिसीट्स एंड पेमेंट्स किससे शुरू होता है? जैसे कैश बुक था ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. वो सिमिलर. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज कैश इन हैंड और एट द बैंक इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक. दोनों है तो कैश एंड बैंक. एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करेगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. सिंपल पॉइंट. एडजस्टमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो. रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस पे नहीं है. कह रहा है क्यों? कह रहा है अप्रैल में आपने पैसे रिसीव करे 12,000, 12 महीने के, एक महीने के तो सिर्फ 1,000 है, तो आप 11,000 आपकी इनकम नहीं लायबिलिटी है. कह रहे वो सब अक्रूवल बेसिस में करा जाता है, कैश बेसिस में नहीं. सो एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, income received in advance, depreciation are not made in this account as it is maintained on cash basis. तो भैया फिर पर्पस क्या है? The purpose is to show amount received and amount paid under different heads during the accounting year. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने में हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. तो फीचर्स के बेसिस पे अब हम अंडरस्टैंड करेंगे फॉर्मेट क्या है. पहले मैं इसको समराइज करूं छोटा सा कि अभी तक हमने क्या क्या सुना, जो काम की बातें आपको अकाउंटिंग में हेल्प करेंगी. ध्यान से देखना, जल्दी से क्विक. एक आपको आइडिया देता हूं फॉर्मेट कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे. समराइज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. ध्यान से देखना. हेडिंग में क्या लिखते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. फॉर द ईयर एंडिंग कुछ भी. अब आपके लिए 31 मार्च 2022 पे मोस्टली क्वेश्चन आएंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आती हैं? रिसीट्स. आप रिसीट्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट नहीं. लेफ्ट साइड पे रिसीट्स, राइट साइड पे पेमेंट्स. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है इट इज अ रियल अकाउंट. इसका नेचर क्या है? इट इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. तो डेबिट साइड पे कौन सी रिसीट्स आएंगी? बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स. बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स. क्रेडिट साइड पे यहाँ डेबिट क्रेडिट मत लिखना. रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, बट होती तो ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ही है, तो इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन. तभी तो रूल अप्लाई हो रहा है कि लेफ्ट साइड पे तो आप रिसीट्स ही दिखा रहे हो, और पेमेंट साइड पे बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? टू बैलेंस बीडी. किसका? कैश और बैंक का. क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? बाय
बैलेंस CD किसका, कैश और बैंक का। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ट्रांजैक्शंस may relate to any period. The transactions may relate to any period. ऐसा क्यों? Because the accounts are prepared on cash basis. Receipts and payment account जो बनता है वो किस पे बनता है, cash basis. So nature क्या है, real account, both capital and revenue items are recorded, cash basis पे बनता है, transactions may relate to any period. अब इन्होंने फॉर्मेट दिया लंबा चौड़ा, मैं कह रहा हूँ आपको फॉर्मेट समझना है, याद करने की जरूरत ही नहीं। हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करी थी तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का उन्होंने लंबा चौड़ा फॉर्मेट दिया था, तो मैंने आपको कहा था कि उसको समझो, उसको याद करो ही मत। आइटम्स तो आएंगे ना, जो आइटम जहां पे प्लेस होना है वो वहां पे प्लेस हो जाएगा। और रिसीट्स एंड अकाउंट पेमेंट्स तो बहुत ही सिंपल है। व्हाई? क्योंकि उसमें तो कैपिटल आइटम्स भी आ रहे हैं, रेवेन्यू आइटम्स भी आ रहे हैं। मैं अभी इन आइटम्स को तो डिस्कस, इसको कोई पॉइंट ही नहीं है डिस्कस करने का। ये बता सकता हूँ कि डेबिट साइड पे क्या आ रही है, रिसीट्स आ रही है। कौन सी? बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू। पेमेंट साइड पे क्या आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, पेमेंट्स आ रहे हैं। कौन से? बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू, एंड दे मे रिलेट टू एनी पीरियड। आइटम्स तो अभी एक एक करके अपने डिटेल में डिस्कस करना है कि सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, डोनेशंस क्या होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, लेगेसी क्या होती है, एंट्रेंस फीस क्या होती है, मॉरेटोरियम, ऑनरेरियम क्या होता है। ये सारे आइटम्स तो अभी हम एक एक करके करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आ जाएगा कि कहाँ पे जाने हैं। अभी क्या अंडरस्टैंड करना था, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सिर्फ ये बात है कि डेबिट साइड पे क्या आएगा, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, विच इज द राइट हैंड साइड। पर्पस क्या था, to record all the cash and bank transactions and to ascertain the closing balance of cash and bank. तो receipts and payments account का फॉर्मेट एक बार ही देख लेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान से रीड करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड कैश फ्लो। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंशिएट करने को आ गया ना, आप कोई पॉइंट ही नहीं बता पाओगे मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस। सिमिलैरिटी तो हमें पता है ना कि वो भी सिर्फ कैश बेसिस पे बन रही है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन दिखा रही है, उसका भी ओपनिंग बैलेंस कैश है और बैंक है, क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक है। सिमिलैरिटीज तो आप बता दोगे मुझे। ट्रिकी क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड कैश फ्लो। Receipts and payments of a not-for-profit organization is very similar to cash book of a profit-making organization. So next question. पहले इतना रिवाइज करें।